नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकली जबलपुर की सीमा गाल। रोजाना साइकिल से करेंगी 100 किलोमीटर की दूरी तय। अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए नेपाल काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ मंदिर में करेंगी दर्शन। बरेला की गौर चौकी के अंतर्गत आने वाले कटिया घाट ग्राम में अवैध शराब की बिक्री से महिलाएं प्रताड़ित। पीड़ित महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अवैध शराब बिक्री को बंद कराने की लगाई गुहार। और जैन समाज के लोगों ने केश दान कर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दी श्रद्धांजलि। 1000 से ज्यादा लोगों ने लाडगंज जैन मंदिर परिसर में पहुंचकर कराया मुंडन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में 60 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई। इन शिकायतों में चोरी के मामले, पारिवारिक संपत्ति संबंधी विवादों के अलावा मारपीट, चाकूबाजी और साइबर फ्रॉड संबंधी शिकायतें शामिल थीं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में करीब 60 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुना। जनसुनवाई में यादव कॉलोनी चौकी क्षेत्र से पहुंचे मनीष कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी एसी और फ्रिज रिपेयरिंग की शॉप है, जहां कुछ दिनों पहले दोबारा चोरी हुई, लेकिन अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि उनकी दुकान में चोरी की दूसरी वारदात घटित हुई है। मेरा यादव कॉलोनी में एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का सर्विस सेंटर है। वहाँ पे विगत अक्टूबर में भी चोरी हुई थी और अभी 5 फरवरी को फिर से चोरी हो गई है। और दोनों बार यादव कॉलोनी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की है। तो पहली वाली जो चोरी हुई थी उसकी जनवरी में उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अभी दूसरी चोरी की सिर्फ एप्लीकेशन ली है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अभी तक ऐसा कुछ विशेष सुराग वहाँ से मिला भी नहीं है। लगभग कितने की चोरी हुई थी आपकी? दोनों बार का मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए की। वहीं कैंट थाना क्षेत्र लियो कंपाउंड के पास रहने वाली महिला ने पुत्र के ऊपर चाकू से हमला करने वाले दोषियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने का आरोप लगाते हुए जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यवाही करने की मांग की। 1 हफ्ते पहले कोई बच्चे को मार रहे थे, तो मेरा बेटा और मेरी नंद का बेटा सम्मी और अब्बास उनको अलग अलग करवाए थे कि मतलब मत मारो, लड़ाई से अलग अलग करवाए थे। तो वो विवाद में मेरे बेटे को संडे के दिन, इतवार के दिन रात में 11:30 बजे काम से आया तो 3 लड़कों ने पकड़े उसको और पीछे से चाकू मार दिए। क्या नाम थे लड़के के? मेरे बेटे का अब्बास नाम है और जिसने मारे हैं आशीष, विनय, दीपक पहलवान नायडू। ये 3 लड़के हैं, नेहरू नगर के 2 नंबर पुल के पास रहते हैं। कौन से थाने का मामला? ये कैंट थाने का है। आज आप कहाँ आए? हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी 2 महीने पहले भी मेरे बच्चों से लड़ाई हुई मोहल्ले के लड़कों से, तो जाके थाने में वहाँ कैंट में रिपोर्ट डाले, कोई सुनवाई नहीं हुई और बुला के समझौता करा के हटा दिए। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। आज जन सुनवाई में लगभग 60 शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुए थे, जिसमें पारिवारिक विवाद संबंधी, मारपीट संबंधी, दहेज मांगने संबंधी, जमीन और प्लाट के धोखाधड़ी संबंधी और कुछ साइबर फ्रॉड संबंधी मामले सामने आए हैं, जिसमें सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को जांच हेतु दी गई है और 7 दिवस में इसका निराकरण कर प्रतिवेदन भेजने हेतु और शिकायत पक्ष को इसकी सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों को जनसुनवाई में दर्ज की गई शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सप्ताह कुल 37 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। शिकायत करने वालों ने खुलकर कहा कि सिर्फ उन्हीं मामलों में कार्यवाही हो पाती है जिनमें सौदा तय हो जाता है, बाकी आवेदक चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में अतिक्रमण, कंजरवेंसी पर कब्जे और नाले नालियों पर कब्जे की शिकायतों की भरमार रही। अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने अपना दुख अधिकारियों को सुनाते हुए अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। समीक्षा डाउन है, साल भर से मैं कंप्लेन देना, अभी तक सुनवाई नहीं है। नाली के ऊपर कब्जा है और पुलिस वाले हैं, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं करता। आएंगे देखेंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा। सालों से पानी भरा रहता वहाँ पे, पानी निकलने का साधन ही नहीं है, जाम ही रहेगा पानी हमेशा, 12 महीना जमा रहता। मच्छर थोक के भाव हैं, सरकारी सफाई वाला नहीं जाता है, सब्जी वाला नहीं निकल सकता, दूध वाला नहीं जा सकता। इतनी जगह नहीं दिया उन लोगों ने कि निकल जाए कोई। हमारा ये पैसेज है, अब हमारे वहाँ पे 12 मकान हैं, 10 लोग वहाँ निवास करते हैं।
जिसमें कि आखिरी में रहते हैं आशुतोष अग्रवाल। हम रहते हैं लास्ट कोने में। वो ज़मीन लगभग 100 फुट लंबाई में है और 15 फीट चौड़ी है। उस पर सबका हक है जो वहाँ निवासरत हैं। तो वहाँ पे आशुतोष अग्रवाल करके आशु मोटर्स वाले, उनने अवैध निर्माण करके बाहर गेट लगा दिया है। हमारी ना गाड़ी जा पाती है, बैक हो पाती है, ना आ पाती है। तो उसका निर्माण तत्काल तोड़ा जाए। मैं यहाँ पे 150 दिन से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अधिकारियों से, कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। उस पर कार्रवाई तत्काल करवाई जाए। राइट टाउन प्रेम मंदिर कुकरेजा बिल्डिंग। इसी प्रकार छोटी मदार टेकरी से आए एक परिवार ने स्वच्छता को लेकर शिकायत की और भांतराया क्षेत्र से आए एक गरीब परिवार ने आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की। इस शिकायत में टैंक साफ कराई के लिए 3 अवैध शौचालय हमारे पड़ोसियों के द्वारा बना लिया गया था, जिसमें एक में टैंक था और 2 जो है नाली में मल बहा रहे थे, जो कि मैंने नगर निगम अधिग्रहण विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है। लेकिन टैंक को खुला छोड़ दिया गया है। ये छोटा एक मैदान है, यहाँ बच्चे खेलते रहते, क्रिकेट, टीप रेस, हर चीज़ खेल का मैदान है। यहाँ पे खेलते रहते बच्चे, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मैंने ये छीप रख दिया अभी टैंक के ऊपर, 2 बड़े बड़े होल हो गए हैं जो कि फुल भरा हुआ है। और मैं यहाँ पे जन सुनवाई में कई बार दे चुका हूँ, CM हेल्पलाइन किया हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी साहब ने बोला है कि करवा देंगे, हो जाएगा। शिकायत ये थी कि हमने जोन ऑफिस में अपने 9 नंबर जोन में आवेदन दिया था क्या आवास योजना के लिए, जिसके बाद अभी तक हमारा नाम नहीं आया है और हमारे साथ वालों का नाम आ चुका है और हमें टहलाया जा रहा है। अधिकारी जोन वाले बोल रहे हैं कि हमने आगे भेज दिया है नगर आवास योजना के कार्यालय में, मगर यहाँ पे आओ तो यहाँ बोलते हैं आपका फॉर्म नहीं आया। कुल मिला के हमें जो है यहाँ से वहाँ टहलाया जा रहा है। हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब कोई भी अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं है, और ना कि नगर निगम में, ना कि आवास योजना के कार्यालय में। और उसके बाद हमने कलेक्टेड ऑफिस और जन सुनवाई में भी 2-3 बार हमने आवेदन दे के रखा है। हमने कम से कम 3 से 4 बार फॉर्म भर चुका है। 2019 के पहले का हमारा मामला है। इसके पहले भी हमने फॉर्म भरा, कई बार भरा, मगर यहाँ पे क्या है, अधिकारियों का लेन देन साठ-गांठ से जिनका होता है उनको काम पहले हो जाता है, महत्व दिया जाता है, और जिनका नहीं होता उनके फॉर्मों को दबा दिया जाता है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण कार्यवाही बिना लेन देन के नहीं होती। CM हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर भी टाल मटोल किया जाता है, लिहाजा आरोपों की जांच होना चाहिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 में चुनाव संबंधी विभिन्न कार्य करने वाले आयुक्त निर्माणियों के चार्जमैन स्तर के अधिकारियों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। आयुक्त निर्माणियों के अधिकारियों को जल्द ही मानदेय का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर नेशनल डिफेंस नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपा। वर्ष 2023 में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों में चुनाव संबंधी कार्य करने वाले आयुक्त निर्माणियों के अधिकारियों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। लिहाजा चुनाव ड्यूटी करने वाले आयुक्त निर्माणी के अधिकारियों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए। इस मांग को लेकर नेशनल डिफेंस नॉन रजिस्टर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने इस दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में अलग अलग कार्यों का दायित्व संभालने के लिए 300 से ज्यादा चार्जमैन स्तर के अधिकारियों को मानदेय नहीं मिला है। इसलिए इस संबंध में कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। जो प्रशासन की ओर से जिला निर्वाचन आयोग का आदेश था कि इनको समय पे मानदेय प्रदान कर दिया जाए, TA दे दिया जाए, उस पर आज तक बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे कुछ साथियों को इस पर चार्ज में मानदेय प्राप्त हुआ है, कुछ चार्जमैनों को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिस पे हमारे साथियों ने पीठासीन अधिकारी से लेकर घर घर मतदान, गणना अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे पदों पर काम करते हुए, और कुछ हमारे साथियों ने 2-2, 3-3 ड्यूटियां की हैं। वो माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहे, पीठासीन अधिकारी भी रहे, घर घर मतदान में भी उन्होंने, इस गणना में भी रहे, उन्होंने काम किया है, लेकिन उनका मानदेय उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आज यही निवेदन करने आए हैं कि उनका मानदेय शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। ये उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाए। इनकी क्या मांगे हैं इसमें जो दी गई? मांग तो इसमें बहुत सी हैं, इन्होंने दिया है जो ना, मुख्य रूप से जो मानदेय है वो प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने लिखा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में आयुक्त निर्माणी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम के जल विभाग ने शहर में स्थित 60 ओवरहेड टैंकों की सफाई का कार्य प्रारंभ कराया है। जिस क्षेत्र का ओवरहेड टैंक साफ होगा, उस दिन क्षेत्र में शाम को पेयजल की सप्लाई बाधित रहेगी। यह अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा।
नगर निगम के जल विभाग द्वारा शहर की पानी की टंकियों की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सफाई का कार्य लगातार 4 मार्च तक चलेगा। कुल 60 टंकियों को साफ किया जाना है। कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव के मुताबिक जिस क्षेत्र की टंकी साफ होगी उस क्षेत्र में शाम के समय जल आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में हमारे 60 ओवरहेड टैंक हैं जो जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से भरा जाता है, तो इनकी साल में 2 बार सफाई का कार्यक्रम किया जाता है। तो अभी सफाई के लिए हम लोगों ने जारी किया है डेट वाइज किस टैंक में कब सफाई होगी, तो उससे थोड़ी देर के लिए एक टाइम की सप्लाई एक टंकी से प्रभावित होती जहां सफाई होगी, बाकी प्लांट तो ऐसा वर्क चलते रहते हैं। शेड्यूल ये लगभग 15 दिन का शेड्यूल है। अधिकारियों के मुताबिक 20 फरवरी को बिरला धर्मशाला, ललपुर परिसर एवं मदार छल्ला टंकी की सफाई की जाएगी। इसी प्रकार 21 फरवरी को त्रिपुरी, बादशाह हलवाई मंदिर एवं दंगल मैदान टंकी की सफाई होगी। इसी प्रकार पूरी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। देवतुल्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने से समूचा जैन समाज शोक संतप्त है। लाडगंज जैन मंदिर में 1000 से ज्यादा जैन समुदाय के लोगों ने अपने केशदान कर गुरुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदिर परिसर में मुंडन कराने वालों का तांता लगा रहा। जैन समुदाय के लोगों ने अपने परमपिता आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सम्मान में अपने केशदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लाडगंज जैन मंदिर में मुंडन कराने वालों का तांता लगा रहा। सच्चे संत देवतुल्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने से पूरा देश दुखी है, लेकिन जैन समुदाय के लोग व्यथित हैं, शब्दों से दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समर्पित भाव से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज चंद्रगिरी में समाधिस्थ हुए। पूज्य गुरुदेव जो हम सब के लिए ईश्वर की तरह थे, वो गुरुवर हमारे लिए गुरुवर से बढ़कर के भगवान थे, हमारे परम पिता थे। और जब परम पिता का महाप्रयाण हम सब के बीच से हुआ हो तो निश्चित हम सब के लिए शोक के क्षण है। आज गुरुदेव को श्रद्धा के रूप में समर्पित करने के लिए हमारे पास बस यही भाव बचे हैं कि हम सारे लोग अपने परम पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए केस का दान करें, मुंडन कराएं। और आज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के इस परिसर में 1000 से अधिक लोगों ने मुंडन करा करके गुरुदेव को श्रद्धांजलि समर्पित की। मंदिर प्रांगण में मुंडन कराने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। हौसलों में अगर जान हो तो उड़ान आसान हो जाती है। यही हौसला लेकर जबलपुर की वंडर वुमेन सीमा अग्रवाल साइकिल से अयोध्या होते हुए काठमांडू, नेपाल की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा को लेकर उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर वे इस यात्रा को शुरू कर रही हैं। जबलपुर की वंडर वुमन लेडी सीमा अग्रवाल ने 20 फरवरी से काठमांडू, नेपाल की साइकिल यात्रा शुरू कर दी है। नर्मदा पूजन के बाद उन्होंने अपना ये सफर शुरू किया। सीमा अग्रवाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या होते हुए काठमांडू, नेपाल पहुंचेंगी, जहां पर वे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगी। उनका उद्देश्य समाज को महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। इसके लिए वे पहले भी कश्मीर से कन्याकुमारी और 2 बार साइकिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुकी हैं। सफर भले ही लंबा और कठिन हो, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। उन्होंने हर दिन 100 से 125 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने की बात कही है और इस सफर को वे 1 माह में पूरा करेंगी। बस भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और साइकिल बहुत ही अच्छा तरीका है हेल्थ को ठीक रखने का। तो अयोध्या जी होते हुए पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके जबलपुर वापस आ जाएंगे। कितने महीने का आपका टूर है? ये 1 मंथ का सर। इसमें कितने किलोमीटर आप रोज साइकिल चलाएंगे? लगभग 100-125 रोज चलाएंगे और 20 से 25 दिन में घर वापस आ जाएंगे। और क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? लोग जो चाहें वो करें और बिल्कुल ना डरें किसी भी चीज़ से। डर कहीं बाहर नहीं, डर सिर्फ अंदर है। अपने अंदर के डर को डराओ और आगे बढ़ो। जीवन का इससे अच्छा और कोई संदेश नहीं हो सकता। साइकिल यात्रा पर निकली सीमा अग्रवाल का समाज के लोगों ने भी हौसला बढ़ाया। समाज के लोगों ने उनकी सफल यात्रा की उन्हें शुभकामना देकर संस्कारधानी से रवाना किया और जल्द ही उनके वापस लौटने की कामना की। सीमा अग्रवाल जी जो हैं यहाँ से जबलपुर से प्रारंभ करते हुए अयोध्या के पश्चात काठमांडू और साथ ही साथ नेपाल का पूरा भ्रमण करते हुए नारी सशक्तिकरण की पूरी बातें सभी लोगों को करती हुई, आप ये सोचिएगा कि नारी शक्ति के हिसाब से आज अकेले वो रवाना हो रही हैं और पूरा भ्रमण करके करीब 25 दिन में वापस आएंगी।
रोज़ का उनका प्रतिदिन का लगभग 100 से 125 किलोमीटर चलने का दायरा जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, निश्चित रूप से एक साहसी कदम है। आज ये समझिएगा 100 किलोमीटर मतलब कटनी की यात्रा साइकिल से, वो भी निश्चित रूप से नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण है और निश्चित रूप से सभी नारियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। पहले कि बिना किसी डर के परिवार में 3 बच्चे हैं उनको भी छोड़ के वो अकेली चली जाती है और जबलपुर संस्कार धरनी का नाम गौरवान्वित करने में ये हमेशा सक्रिय रही है और आगे भी ये सक्रिय रहेगी। और मेरे ग्रुप की ओर से, मध्य प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। काठमांडू कितने किलोमीटर की यात्रा? ये लगभग 1250 किलोमीटर जाना है और 1250 किलोमीटर आना है, ऐसा 2500 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। बीच में कई कठिनाइयाँ आ सकती है, कई शुभकामनाएं देने वाले भी मिलेंगे, रास्ते इनका स्वागत होगा। यही भगवान से, मां नर्मदा से मैं कृपा की अर्चना करता हूँ। सीमा अग्रवाल ने नेपाल तक की इस यात्रा को पूरा करने के बाद अन्य देशों की यात्रा करने की इच्छा भी जाहिर की है। जिले के किसानों को सोलर पंप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस सेमिनार के माध्यम से किसानों को शासन की नीति, सोलर पंप लगाने से होने वाले फायदे और सोलर पंप के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से जूझते किसानों को जिला प्रशासन सोलर पंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहा है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर इसके लिए जल्द ही एक सेमिनार भी आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें सोलर को लेकर शासन की नीति के साथ ही सोलर पंप के उपयोग और उससे होने वाले फायदों की जानकारी किसानों को दी जाएगी, ताकि किसान सोलर पंप का उपयोग कर खेतों में बिजली की वजह से सिंचाई के लिए होने वाली दिक्कतों से बच सकें। किसानों को सोलर पंप के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में मतलब कंपनियों के साथ हम उनके साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहते थे, एक प्रशिक्षण कराना चाहते थे। वो कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं और जैसे ही कार्यक्रम बनेगा हम आपको सूचित करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक तक हम इसको कर लेंगे। सर, मूल अवधारणा क्या है इस मूल अवधारणा ये है कि अभी जो सोलर पंप के बारे में शासन की जो नीति है वो ये है कि केवल सब्सिडी उन्हीं पंपों पर मिलेगी, उन्हीं जगह के लिए मिलेगी जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। बाकी तो सोलर पंप यदि आपको लगाना है तो आपको खुद के खर्चे से आपको लगाना पड़ेगा। सोलर पंप लगाना हर किसान के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो दिन में बिजली मिलती है, आपको दिन में पानी मिल जाता है, और बाकी आप नहीं तो जो यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे रहते तो आपको रात में भी आपको दिक्कत जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कई किसान इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि रात में परेशानी जाती है। तो रात की परेशानी से यदि आपको निजात पाना है तो आपको सोलर पंप लगवा लेना चाहिए। किसानों के लिए संभवतः मार्च माह के पहले सप्ताह में शिविर और सेमिनार का आयोजन किए जाने की दिशा में जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की 21 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। संगठन ने मांग पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता देने सहित अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार से संगठन ने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता देने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, वेतन विसंगति को दूर करने सहित 21 लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। मुख्य मांग जो हमारी है वो सबसे पहले ओल्ड पेंशन बहाली की है। हमारा महंगाई भत्ता जो है वो केंद्र के कर्मचारियों से समान मिलना चाहिए, गृह भाड़ा भत्ता हमें केंद्र के कर्मचारियों से समान मिलना चाहिए, और शिक्षकों का जो उच्च पद प्रभार है वो कई जिलों में, कई संभागों में दे दिया गया है, परंतु जबलपुर संभाग में अभी इसकी लिस्ट रुकी हुई है। वो एक हमारी मांग है मुख्यमंत्री महोदय से कि जबलपुर संभाग में अतिशीघ्र हमारी ये लिस्ट जारी होना चाहिए। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और उसमें ये उच्च पद प्रभार के आदेश जारी करने के निवेदन किया गया है। तो इस संबंध में काउंसलिंग तो चूँकि पहले हो चुकी है, फिर आचार संहिता लगने के कारण आदेश रोक दिए गए और आदेश जारी करने के संबंध में जैसे ही वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश आते हैं वो आदेश जारी करते हैं। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आंदोलन किया जाएगा। बरेला थाना क्षेत्र की गौर चौकी के अंतर्गत आने वाले कटिया घाट में अवैध शराब की बिक्री से महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं का कहना है
कि शराब के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने गौर चौकी में अवैध शराब बिक्री की शिकायत कई बार की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा गांव की महिलाएं एकत्र होकर एसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत देकर शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया घाट में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर गांव की महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची। यहां महिलाओं ने पुलिस अफसरों को अवैध शराब की बिक्री से होने वाली परेशानियों की जानकारी दी और उनसे अवैध शराब बेचने वाले गांव की एक महिला और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों की उन्हें जानकारी दी और उन पर कार्यवाही की मांग की। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री से गांव के घर बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। शराब की वजह से मजदूरी करने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने गौर चौकी में कई बार अवैध शराब बंद करने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी हम आए हैं शराब बंद करवाने के लिए। मैंने साहब गाँव में दारू नहीं बिकने चाहिए। पी के हम दारू पानी पी के पति मारते हैं, डांटते हैं हम लोग को, पैसा एक नहीं देते। और क्या समस्या आ रही है? बस ये दारू की समस्या है। क्या होता है उससे? दारू से क्या होती, मारते पीटते हैं, घर में पैसा नहीं देते। क्या खाएं हम और लड़का बच्चा, कब तक बनी करेंगे। दारू बेचती है कटिया घाट में, हमारे आदमी पीते हैं, हम लोग के मारते हैं और का मजदूरी करते हैं। घर में रहेगा तब तो बनाएंगे हम लोग, वो क्या बना के खाएंगे हम लोग। तो वहाँ क्षेत्र में पूरे में शराब बिक रही है क्या? नहीं, हमारे कटिया घाट ही में बेच रही है, गाँव ही में बेच रही, मोहल्ले में। कौन सा थाना लगता है? बरेला थाना। आप लोगों ने कभी थाने में इसकी शिकायत की है? चौकी में किए थे। क्या चाहती हो आप लोग? क्या बंद करना? बंद, हमारे कटिया घाट के अंदर दारू बेचना नहीं चाहिए। कौन बेच रहा है? ग्राम कटिया गौर चौकी के अंतर्गत महिलाएं आई हैं। इनका शिकायत है कि इनके गांव में जो है अवैध रूप से शराब बिक रही है। हम आवेदन ले लिया है और अभी तत्काल थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को निर्देशित करेंगे कि गांव में अगर अवैध दारू बिक रही है तो उसकी विधि संगत कार्रवाई की जाए। पुलिस अफसरों ने पीड़ित महिलाओं का आश्वासन दिया है कि जल्द ही अवैध शराब बेचने वालों पर कार्यवाही की जाएगी और गाँव में शराब बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।